नाटक को हम बहुत कुछ समझ चुके हैं, लेकिन जैसे एक कोटेशन आज मैंने डाला आचार्य शुक्ल का ग्रुप में, उसमें देखना यूट्यूब चैनल पे। तो वहां पे क्या मैंने बोला कि अचंभे की बात ये है कि नाटक से गद्य का विकास हुआ। मतलब समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? अचंभे की बात यह है कि नाटक से गद्य का, मैं ये नहीं कह रहा जैसे कल कोई कह रहा था ना कि नाटक से उपन्यास का विकास। नहीं, नाटक से उपन्यासों का विकास नहीं होता, नाटक से गद्य का विकास हो रहा है। जैसे समझो, गद्य तो पहले भी भक्ति काल में भी आपको गद्य दिखेंगे, रीत काल में गद्य से रचनाएं मिलेंगी, और अगर आदिकाल में जाओगे तो आपको चंपू काव्य मिलेंगे जहाँ पद्य और गद्य दोनों मिलते हैं। लेकिन जब बात आती है खड़ी बोली की, आप भारत दुर्दशा देख के देखो, 1875 का है। उससे भी पहले भरतेंद्र हरिश्चंद्र के जितने नाटक है या फिर जितनी रचनाएं हैं, तो नाटक किस रूप में होगा? जैसे हमने पढ़ा ही है कि काव्येषु विशेष रूपम नाटकम, मतलब काव्य का जो विशेष रूप है नाटक है। तो नाटक यानी कविताओं के रूप में प्रस्तुत होगा। जैसे पहले शुरू में चले जाओ तो रामलीला हो, रासलीला हो, या फिर जन नाटक हो। उसके बाद धीरे धीरे जो नाटक खेले जाते हैं, आप भारत दुर्दशा पढ़ के देखो। एक सेकंड, मैं जरा सी कुछ लाइनें पढ़ता हूँ भारत दुर्दशा की। अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। ये कविता है कि गद्य है? बताओ। सर इसमें गद्य का आएगा, कहीं कविता नहीं इस, क्या आएगा इसको? इसको गद्य नहीं, देखो, गद्य वो होता है जिसमें लयात्मकता काव्य से कम हो या फिर बहुत कम हो, उसमें एक आ, शैली तो हो, लहजा तो हो। जैसे स्पष्ट है कि भारत दुर्दशा अपने छोटे कले, ये चीज होती है गद्य। जब हम गद्य की बात करते हैं तो उसमें एक फ्लो होता है, लयात्मकता होता है, श्रृंगारिकता, मतलब किसी भी प्रकार का अलंकार हो, रस की उसमें महत्ता होती है। और हम देख रहे हैं कि नाटक भी एक विशेष रूप से कहा जाए, जैसे प्लेटो या अरस्तु की बात कर ले, तो प्लेटो और अरस्तु का भी यही कहना है कि नाटक में रस होना चाहिए। अब रस भारतीय साहित्य में देख लो तो आनंद का रस हो, या फिर आप विदेशी साहित्य में देख लो तो दुखांत नाटक भी होते हैं। तो रस होगा, चाहे वो संयोग का रस हो, वियोग का रस हो, सुख के लिए हो या फिर शोक के लिए हो, रस तो होना जरूरी है। और रस सबसे ज्यादा किस में प्रभावित होता है? काव्य में प्रभावित होता है। तो एक चीज आपको समझ आती है कि जब नाटक शुरू शुरू में लिखे गए, या फिर हिंदी नाटक, बहुत शुरू की बात करोगे तो फिर वो वहां से शुरू हो जाएगा जब भरत मुनि नाटक लिखते हैं। लेकिन जब हिंदी नाटक का विकास होता है, नहुस को मान लो पहला नाटक, या फिर उसके बाद जो मेन के विकास की कड़ी भारतीय युग बनते हैं, भारत दुर्दशा, मेन नाटक, अंधेर नगरी, चौपट राजा, तो इसमें आपको दिखेगा काव्य जो है बीच बीच में आधार बनाकर, जैसे छोटे छोटे आधार कि अ, डरता हुआ या फिर दूसरे अंक का प्रारंभ, वो जो छोटी छोटी लाइनें हैं ना, उन्हीं छोटी छोटी लाइनों ने गद्य का विकास करना शुरू कर दिया था। या फिर कहें, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आचार्य शुक्ल कहते हैं, अचंभे की बात है कि नाटक जो है ना गद्य का विकास करता दिखता है। तो यही चीज सेम बात है कि आप देख रहे हो, अ, जो भरतेंद्र है क्या बोल रहे हैं कि मैं पद्य तो लिख लेता हूँ, पद्य मतलब जो काव्य रूप है, पद्य और गद्य में अंतर साफ रखो, ऐसा कंफ्यूजन मत करो। तो अब भरतेंद्र साफ साफ कहते हैं कि मैं पद्य तो लिख लेता हूँ, लेकिन गद्य लिखना मेरे लिए अभी भी आसान है। तो वही चीज है, जब वो धीरे धीरे काम करते हैं तो नाटकों से ही एक सबसे बड़ी विशेषता, जैसे अगर मैं बोलूं कि खड़ी हिंदी के विकास में साहित्य की क्या भूमिका रही, किसी भी साहित्य की भूमिका रही हो या ना रही हो, चंद्रकांता, संतत जैसे उपन्यासों की भूमिका रही हो या ना रही हो, कम रही हो, ज्यादा रही हो, लेकिन जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो किसकी भूमिका थी? नाटकों की भूमिका थी। और जैसे ही हम थोड़ा और आगे जाएंगे, मतलब किसमें, द्विवेदी युग में जाएंगे, तो द्विवेदी युग में जाते ही हमको सबसे पहली विशेषता क्या मिलती है? मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है ना,
उसने अब हिंदी साहित्य में तीन अवस्था वो आचार्य शुक्ल बताते हैं। और पहली अवस्था क्या है कि जो मैथिली शरण गुप्त है, भाषा की सफाई करते हैं। तो सेम चीज आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ सर यार। क्या क्या समझ पा रहे हो बताओ? सर कहते हैं कि मैं आपने साफ साफ अंदर। जो भाषा बताई, सुनो सुनो। तो बता। हम्म। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हेलो। सर, बोली बताई, जैसे आपने बोली बताई, तो आप कह रहे हैं कि जो आवाज नहीं आ रही सही करेगा। आ रही है आ रही है। हेलो। हाँ हाँ आ रही है, बताइए। सर आप कह रहे हैं कि पहली बार जो भाषा की सफाई दिखती है, इसका मतलब कि वहां से भाषा की जैसे कि ब्रज भाषा हुई तो ब्रज ले हिंदी सर हुआ तो हिंदी में कुछ कुछ ब्रज ले, सॉरी सर ब्रज हुआ तो ब्रज ले सर भाषा याद नहीं पड़ा। तो वहां छोड़ो पे छोड़ो, भटक जो भटक भाषा रहे हो, होती है। समझो। समझो सुनो सुनो, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोलूं कि क्या नाटकों के विस्तार का जो अगला क्रम है वो कहानी या उपन्यास है, जैसे कल किसी ने सवाल किया था, तो नहीं। अगर गद्य के विकास की बात की जाए तो हाँ, खड़ी बोली का विकास काफी स्तर तक सहायक होता है। वो जब आप जयशंकर प्रसाद के नाटक देखोगे ना, को पैराडाइम शिफ्ट लगेगा, या फिर कहें कि आप और पहले जाओगे भरतेंद्र हरिश्चंद्र के कुछ आगे के नाटक, तो समझ आएगा कि एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है कि अब जो खड़ी बोली केवल काव्य रूप में आती थी, केवल पद्य रूप में आती थी, भाषा की दुरूहता खत्म हुई, संकीर्ण निष्ठता खत्म हुई, कठिनाई खत्म हुई, और भाषा में जो ब्रज का भाव था या फिर ब्रज के पुट थे, भाषाओं दक्षिणी हिंदी वगैरह वगैरह थे, तो ये सब छन कर अलग हो गए। और गद्य के विकास में जैसे बोला जाता है ना, काव्य की कसौटी, काव्य की कसौटी क्या है? गद्य है, और गद्य की कसौटी निबंध है। तो काव्य की कसौटी गद्य कैसे बनी? तो ये कसौटी बनाने में सहायक हुआ नाटक। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और हम थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इतनी चीज समझ रहे हो ना, ज्यादा मैं गहराई पे नहीं जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर समझो, ठीक है? अब देखो, नाटा के तत्व कितने होंगे? तो एक तरह से तो 5 तत्व माने जाते हैं, हालांकि वर्तमान समय में उसको 7 तत्व कर दिया गया है, पर वो अगर वैसे करना चाहो तो 15-20 तत्व भी कर सकते हो। लेकिन मुख्य जो नाटक नाट्य शास्त्र के तत्व, नाटक के नहीं, नाट्य शास्त्र के तत्वों की बात करें, हम क्रम से ही चल रहे हैं। तो कथावस्तु, कथावस्तु समझते हो? एक दिन जब मैंने पूछा था आपने कथावस्तु क्या है, 3 प्रकार की आपको कथा वस्तु मिलेगी। कौन कौन सी याद है? नहीं, ये जानते हैं कथा पीछे की। कथा वस्तु में वहां सर ये देखो हुआ कि वहां से शुरू से देखो, अंत तक उसकी रचना की गई। हाँ शुरू से अंत तक उसकी रचना की गई। पर ऐसा हुआ क्यों? कथा वस्तु मतलब किसी भी कहानी की वस्तु क्या है या फिर विषय वस्तु क्या है, समझ लेना सबसे जरूरी है। अब आप थोड़ा सा रिलेट करना, ठीक है? जैसे मैं बोलूंगा ऐतिहासिक कथा वस्तु, तो आप रिलेट करने लेगा। 3 प्रकार की कथा वस्तु होगी। ऐतिहासिक कथा बस, जिसमें इतिहास हो, पुराण हो, या फिर प्रसिद्ध कोई घटना हो, उससे जुड़ी हुई कथा वस्तु सामने आए, तो उसको क्या बोलेंगे? या तो प्रख्यात बोलेंगे, या फिर आधिकारिक कथा वस्तु का नाम उसको दिया जाता है, ठीक है? और इसके आधिकारिक कथा वस्तु में आप जैसे समझ लो स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त मतलब फेमस, तो इसको हम किस एरिया में रखेंगे? प्रख्यात कथा वस्तु के एरिया में रखेंगे। या फिर अगर उसमें उत्पाद्य शामिल है, उत्पाद्य शामिल है मतलब कि इतिहास तो है, पर कल्पना के सहारे उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, तो उसको बोलते हैं उत्पाद्य कथा वस्तु। मतलब पूरी तरह ऐतिहासिक नहीं, पर साथ साथ वो है। और अगर उसका मिश्रण साफ साफ दिख रहा है, मतलब हम देख पा रहे हैं कि ऐतिहासिक घटना भी सही है। जैसे आप पद्मावत को कैसे देखते हो? पद्मावत का एक खंड जो है
जब जो सिंघल दीप लौट कर आते हैं राजा रतन से, सच लगता है। और जो दूसरा खंड है तो वो कल्पना लगती है। जब मिश्रण करके बना रहे तो उसको बोलते हैं मिश्रित कथावस्तु। ठीक है, इतना समझे? जी सर। क्या पूछ रहे हो? खड़ी बोली का विकास हो गया था तो क्यों नहीं उस समय गद्य का विकास हुआ? देखो, भाषा का विकास, जैसे अगर मैं बोलूं कि प्राकृत का विकास हो गया, अपभ्रंश का विकास हो गया। अपभ्रंश में आपको गद्य साहित्य मिलते हैं? नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि लिखना उतना आसान नहीं है। आप ताड़पत्रों में लिखोगे या फिर आप जैसे स- अगर मैं फिर से आपको वही वाला उदाहरण, पढ़नी का जो पढ़नी ने व्याकरण लिखा शिव के डमरू से, तो शिव के डमरू से अगर मैं ऐसे उसको समझता कि आ और ई और ऊ और अड़ा, ऐसे समझता एक तरह, और दूसरा मैं उसको फ्लो में समझता, आ ई उड़ रिली कय ओंग यो चहाय बरट लड़यं गड़नम धड़ दस जब गड़ दसा कपय छ छठत हल, तो ऐसे समझता, फ्लो है, फ्लुएंसी है, तो वो चल जाए। तो काव्य इसीलिए उस समय पर प्रचलित था। भाषा का विकास होगा, पर भाषा का विकास अभी जनश्रुतियों के माध्यम से। लोग अगर व्यवहारिक बात करेंगे तो व्यवहारिक बातों में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब वो साहित्य की भाषा बनता है या फिर साहित्य में उसको लिखना होता है, तो साहित्य के लिए इतने तो वो नहीं है। मान लो स्वयंभू का पाहुड़ दोहा है, ठीक है, के पास तो टाइपराइटर है नहीं, या फिर उनके पास तो ऐसे मशीनें हैं नहीं कि वो पूरा लिख दें, पाहुड़ दोहरा पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दें। तो गद्य अगर लिखेंगे तो उसके लिए उनको चाहिए कि उनके पास इसकी बहुत सारी प्रतिलिपियां हों। लेकिन आपको कबीर के दोहे इतने क्यों नहीं मिलते? क्योंकि बहुत सारे दोहे श्रुति संपादित किए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं, द्विवेदी करते हैं, द्विवेदी जी करते हैं, तो सब ये संपादित करते हैं क्योंकि वो चीजें खोई हुई हैं या फिर उनको उतने बेहतर तरीके से हम प्राप्त नहीं कर पाते। भाषा का विकास हो रहा था। एक विलियम कॉलेज खुला, भाषा खंड में आ जाओ। विलियम कॉलेज खुला, विलियम कॉलेज खुलने के साथ साथ टाइपराइटर भी बनना शुरू हुआ। टाइपराइटर के साथ साथ प्रेस भी आया। प्रिंटिंग प्रेस आया, साथ साथ जो भारतेंदु खुद थे या फिर जो कहें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, सरस्वती पत्रिका से जुड़े हुए थे, और भी पत्रिकाएं अब छपने लगी थी या फिर पत्रिकाएं बनने लगी थी। अब आपको चीजें याद नहीं करनी, अब आपको क्या करना है, आपके पास लिखा हुआ होगा, उसको आप पढ़ सकते हो, उसको आप आत्मसात करते हो, जितनी बार पढ़ना चाहो उतनी बार पढ़ सकते हो। हालांकि वर्तमान समय जैसा नहीं है कि सोशल मीडिया हो गया सर वहां पर या थोड़ा फिर ईस्वी के आधार पर देख। हाँ, ईस्वी के आधार पर देख सकते हैं कि गद्य का विकास एक चुनौती है। चंपू काव्य बने, लेकिन चंपू काव्य बनने के पीछे, जैसे सोच के देखो, एक नाटक खेल रहे हैं सामने वाले, ठीक है, और रामलीला खेल रहे हैं। अब रामलीला में मुझे सारे रामचरितमानस के 1024 दोहे तो याद हैं, लेकिन जब सीता का आगमन हो रहा है या फिर जब मानो कि राम और रावण का युद्ध हो रहा है, तो मैं 2 लाइन में बता सकता हूँ कि मुझे कविता याद है कि आगे प्रसंग चलेगा राम रावण युद्ध, तो 1-2 लाइन में तो मैं बता सकता हूँ कि अब कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, अब शुरू होने वाला है राम रावण युद्ध। तो सेम चीज होती है। जो भरतेंद्र युग है, यहीं से गद्य का विकास होना प्रारंभ होता। हालांकि हम थोड़ा सिलेबस से भटके हैं, पर ये जान लेना हमारे लिए इतना ही जरूरी है, क्योंकि उपन्यास में जब हम जाएंगे तो हम ये नहीं कहते मिलेंगे कि जो उपन्यास का विकास हुआ है वो नाटकों का विस्तार है। उपन्यास पाश्चात्य विधा है, पाश्चात्य मतलब विदेशों से आई है। और कुछ लोग पहले शुरू शुरू में मानते हैं कि जो छोटा उपन्यास, जैसे त्याग पत्र है, 74-75 पेजों का त्याग पत्र, और कुछ संपादक या फिर क्या बोलते हैं उसको, प्रकाशन, कुछ प्रकाशन तो उसे 36 पेज में छाप देते हैं। तो 36 पेज में अगर वो छपा है तो क्या मैं उसको कहानी कह दूं? नहीं, मैं उसको फिर भी उपन्यास कहूंगा, क्योंकि उपन्यास और कहानी दोनों अलग अलग है। उपन्यास एक अलग विधा है और कहानी एक अलग विधा है, नाटक एक अलग विधा है।
हालांकि कसौटियां हैं कि आप देखोगे काव्य की अगली कसौटी गद्य है, गद्य की अगली कसौटी निबंध है, और निबंधों को या फिर उसके बाद आलोचना वगैरह यात्रा जो भी आता है वो सब अलग बात है। ठीक है, ये सारी चीजें समझे। बताओ, आगे बढ़ा जाए। ये तो सर, जी सर। सर ये और नाटक में आगे हाँ जपने जाएँगे तो उसमें कोई अंत नहीं रहेगा। किसी तरह भी एक पात्र रहेगा, चरित्र रहेगा, वो अपने आप को विभक्त करेगा। वहाँ पर सर मौन रह मौन रहकर सभी पात्र उस आधार पर नाटक को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। मौन से नहीं नहीं, मुँह पर चेहरा ये पर मुँह देखो, पर मुखौटा जो रहेगा, जिससे कि बेहतर। जो आपने पढ़ रखा है ये एक विशेषता है। कैसी विशेषता है कि अरस्तु ने कहा कि जो नाटक होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि उसमें संवाद हो। इसीलिए मैं जब बोल रहा हूँ कि नाटक के 5 तत्व या फिर नाट्य शास्त्र के 5 तत्व, तो उसमें मैंने संवाद को शामिल नहीं किया। मतलब नाटक केवल एक्शन से भी चल सकता है। मतलब जैसे समझो, एक जासूसी नाटक है, ठीक है, जिसमें जैसे आप मिस्टर बीन समझ लो। मिस्टर बीन का पूरा कॉमेडी केवल किस पे टिका हुआ है? एक्शन पे टिका हो। तो उसको मैं क्या बोलूंगा कि एक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृत्य आधारित, या फिर जैसे घटना प्रधान हो गया, चरित्र प्रधान हो गया, ये प्रधान, तो वही होता है एक्शन प्रधान। एक्शन को हिंदी में सॉलिड हिंदी शायद कृत्य प्रधान नाटक बोला जाता है। तो अरस्तु ने कहा कि जरूरी नहीं है नाटक के लिए आप संवाद ही करो। नाटक आप आंगिक देखो, जैसे कई तरह के अभिनय से हो सकता है। तत्वों को थोड़ा समझते हैं। एक नायक होगा जो कथा वस्तु को आगे ले जाने का प्रयास करेगा। सिर्फ नाटक में नहीं है, ये हर जगह पे है। मतलब उपन्यास में भी ऐसा है, नायक जो होगा कथा वस्तु को आगे ले जाने का प्रयास करेगा। कहानी में भी सेम चीज है। और अगर नायक जो है, ये थोड़ा सोच के रख लो, सेम बात है। नायक जो है कथा वस्तु को आगे ले जाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जैसे समझो, नायक हो या नायिका हो, मान लो रानी सारंधा। रानी सारंधा जो कहानी है वो अपनी कथा वस्तु को आगे ले जाने में पूरा योगदान है उनका। मतलब 100% योगदान है। ठीक है, तो जब 100% योगदान है तो उसको हम चरित्र प्रधान कहानी मानेंगे। तो एक सवाल आता है ना कि प्रेमचंद की कहानियां चरित्र प्रधान है या घटना प्रधान? तो जब नायक या नायिका की भूमिका मूलतः पूरी पूरी हो तो उसको हम बोल सकते हैं ऐसा है। ठीक है, अब अगली चीज क्या होती? ये मैंने शायद आपको भेजा था। ये वाला फोटो है, खोल के देख सकते हो, पेज नंबर 4 पढ़ रहा हूँ मैं। अब नायक भी 4 प्रकार के होते हैं। अब ये नायक 4 प्रकार जो है ना, महाकाव्यों के नायक की भी सेम विशेषता है। जैसे होता है ना कि महाकाव्य में नायक धीर वीर धीरोदात्त धीर ललित धीर दत्त होता है। सेम चीज नाटकों में मिले। नायक का गुण है, नायक किसी भी कथा वस्तु को अगर बहुत विशेष बना रहा है तो उसकी ऐसी विशेषता तो रहेगी। वो कमजोर सा नायक तो होगा नहीं। लेकिन कालिदास कैसा नायक है जरा बताओ? आषाढ़ का एक दिन वाला कालिदास। ये सर इसमें नहीं पता है। ये पढ़ा, इसमें भी कालिदास के बारे में पढ़ा था आषाढ़ का लेकिन एक याद दिन नहीं नहीं पड़ा पढ़ा है। आपने? देखो, नहीं सर। आषाढ़ का एक दिन, एक प्रश्न आता है कि आषाढ़ का एक दिन में जो नायक है ना, या फिर जो कालिदास है, अपनी ही परिस्थितियों से जूझ रहा है। और एक लाइन बहुत विशेष मिलती है उसमें। जो नायक है वो सोचता है कि समय बीतने पर सब कुछ अपने आप ही सुधर जाएगा। इसको बोलते हैं शायद अस्तित्ववाद के करीब करीब की बात है। और अस्तित्ववाद आपको आषाढ़ का एक दिन में मिलेगा। तो जो नायक है कमजोर है, लेकिन फिर भी अगर देखो तो वो जो आषाढ़ का एक दिन है उसका नायक ही है। तो त्रासदी भरे नाट्यशास्त्र की मैं विशेषता बता रहा हूँ, तो उसमें त्रासदी भरे नाटकों की बात नहीं है। तो ये चीज आप छोड़ दो या फिर समझ लो। दूसरा, नायिका का क्या प्रकार होगा? तो नायिका के कई प्रकार होंगे। और अगर व्यवहार और दशा को लेकर देखो तो नायिका 8 प्रकार की होगी। अब सोच के देखो,
कहानी वगैरह में मुझे नहीं समझ आया कितना नायिकाओं का महत्व है। उपन्यास में नहीं समझ आया मुझे कितना नायिकाओं का महत्व है। ये नाटक में इतनी नायिकाओं का महत्व क्यों है? और अगर आप देखो जो शास्त्रीय संगीत होते हैं, शास्त्रीय नृत्य होते हैं, तो उसमें भी ज्यादा महत्व नायिका की रहती है, ऐसा क्यों? कोई सेंस लगा पा रहे हो आप? हाँ सर, बता सकता हूँ। क्या लगा पा रहे हो बताओ। फ़िल्म के आधार पर सर वर्तमान में देखें सर, तो वर्तमान में जो नायिका होती है, तो नायिका के आधार पर सर देखें तो दोनों में समन्वय, जिससे कि यहाँ पर गुंडा के जैसे कि यहाँ पर आधार पर देखें तो समन्वय की चेतना होती है कि वहाँ पर समन्वय जोड़ने का प्रयास करता है, और हीरो उसको वो देखो सत्य के आधार पर सम चलता क्या? देखो समझो, अब जो नाटक है ना, ये नाटक सिर्फ संवाद के माध्यम से नहीं है कि मैंने बोला राम और रावण का युद्ध हो रहा है, अब आगे पढ़ो। सिर्फ ऐसा नहीं है। राम और रावण का अगर युद्ध होगा तो अभिनय के माध्यम से दिखेगा। अगर सीता विरह में है तो अभिनय के माध्यम से वो दिखेगा। अगर जो भारत दुर्दशा नाटक है उसमें की दुर्दशा हो रही है, दयनीय स्थिति है, तो वो सामने प्रस्तुत होगा। अगर आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका जो है, तो सिर्फ संवाद के सहारे ऐसा नहीं है कि तुम जाओ और उज्जैन में जाकर तुम उस चीज को, वो अभिनय के माध्यम से भी है। तो सबसे बड़ी बात होती है अभिनय। और अगर बात की जाए अभिनय की, अभिनय आपको चार प्रकार के मिलेंगे। मतलब आंगिक, आंगिक मतलब अंगों से। वाचिक, समझते हो? जैसे अगर मुझे कोई विशेष चीज बतानी है, ठीक है, तो मैं अपना स्वर बढ़ा दूंगा। अगर मुझे कोई क्षुब्ध चीज बतानी है या फिर आपको लग रहा है कि उसको सुन के मुझे दुख आना चाहिए, ग्लानि होनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल रुधे हुए स्वर में बताऊंगा। तो वो होता है वाचिक अभिनय। एक होता है आहार और एक होता है स्वास्तिक अभिनय। तो जो अभिनय है, नायिकाओं की भूमिका यहाँ पे बढ़ जाती है। और सेम चीज है कि आप नाटकों में देखते हो। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि नाटक जैसे एक एब्सर्ड या फिर विसंगत नाटक। विसंगत नाटक पढ़ा है आपने आज क्या होता है? हेलो? पता है सर। या समस्या सर नाटक? हाँ, समस्या पढ़ा है सर, समस्या। अच्छा ये बताओ, समस्या नाटक में किस तरह का प्रतिपाद्य होगा या फिर किस तरह की कथा वस्तु होगी? ये अर्थार्थवादी सर, समस्या का नाटक होगा वहाँ पर। तो पहला यथार्थवादी को क्या बोलेंगे? सर। प्रासंगिक बोलेंगे ना? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, बताओ। और सर इसमें पहली होती है राष्ट्रीय संस्कृत की धारा होती है। यहाँ पर दो तरह का फैन हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, दो तरह का हो जाएगा नाटकों को देखे तो हाँ सर। दो। देखो, अब समाज में जो समस्याएं चल रही, मान लो अगर मैं पूछूं एक लाइन में अगर पूछूं, भारत दुर्दशा जो नाटक है वो विसंगत नाटक है या समस्या नाटक है, तो आप क्या बोलोगे? सर इसमें दोनों हमको लगता है, क्योंकि समस्या भी है या विसंगत भी है। विसंगत क्यों है, जरा एक्सप्लेन कर दो, मतलब समझ गए आप, आज आज आपने पढ़ा है, बताओ। सर विसंगत में ये हुआ कि सर हाँ कि उसमें थोड़ी जैसे कि हंसी के भाव हो, जैसे कहीं कहीं ठेठापन हो तो कहीं हंसी के भाव हो उसको। देखो, जब आपको नाटकों में ऐसी विशेषताएं मिले कि सामने वाला व्यर्थ की स्थिति, निरर्थक या फिर हालांकि अतार्किकता, जैसे समझो कि सोच के देखो, आषाढ़ का एक दिन जो नायिका है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है नायिका का? अरे अभी तो बताया था। जो भी नाम है, ठीक है। अगर वो बोल रही है अपने प्रेम को या फिर अपने जो प्रिय है उसको बोल रही है तुम उज्जैन चले जाओ, ये आपको समझ आता है कि मतलब ये तो अतार्किक बात हो गई। या फिर जैसे एक चीज होती है ना कि पहले तो आप राजकाज में थे, मतलब उज्जैन में थे, आपकी रानियां भी थी, पटरानियां में थी, भोग विलास कर रहे थे। लेकिन ना जब स्थिति बेकार हुई या फिर आपको समझ आया कि अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, फिर तुम लौट कर मल्लिका के पास आ गए। मतलब जब अतार्किक चीज हो या फिर अनिश्चित चीज हो, पता हो कि सामने क्या चल रहा है और पता ना चले कि आगे क्या होने वाला,
तो उसको बोलते हैं अनिश्चितता। और ये कब से जन्मी है? ये जन्मी है विश्व युद्ध के बाद के आप ऐसी चीजें देखते हो। और समस्या नाटक में क्या होता है? अतार्किकता नहीं होती और अनिश्चितता हालांकि हो सकती है, एक प्रमुख लक्षण हो सकता है, लेकिन फिर भी ये नाटक ये समाज की समस्या होगी या फिर मनोवैज्ञानिक समस्या होगी। जैसे स्कंदगुप्त की मनोवैज्ञानिक समस्या क्या है? मैंने राज तो जीत लिया तो गया, लेकिन पर क्या मैं अपने आप में नहीं हार गया? तो ये दो अंतर होते हैं। इसको हम जब नाटक पढ़ेंगे तो हम थोड़ा तुलना करेंगे क्या होता है। ठीक है, सर इसमें आगे इसमें बढ़े। सर समस्या हाँ नाटक, बताओ। ये सर इसमें समस्या नाटक में मेन दिखता है आदर्शमुखी यथार्थवाद दिखता है सर। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद दिखता है। लेकिन अगर ये बताओ, मैं बोलूं कि जो आधे अधूरे नाटक है, आधे अधूरे नाटक पढ़ा है आपने? इधर सब पढ़ा था सर, क्या नहीं इसको नहीं पढ़ा है सर। देखो, आधे अधूरे का एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, फिर आप बताना कि जो है मोहन राकेश का एक नाटक मैंने बता दिया कि ये विसंगत नाटक की श्रेणी में आता है, जैसे आषाढ़ का एक दिन में कई लक्षण दिख जाते हैं। लेकिन मैं आधे अधूरे का बताऊं, आधे अधूरे सबसे विशेष नाटक है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आषाढ़ का एक दिन की बजाय आधे अधूरे अपने सिलेबस में रखना चाहिए था। इतना बेहतर नाटक। क्या होता है कि कहानी शुरू होती है, एक स्त्री है जो मतलब पूरे घर में सिर्फ एक स्त्री ही ऑफिस जाती है या फिर काम करती है। ठीक है, एक स्त्री है, उसका एक पुरुष है जिसकी दोस्ती होती है एक दोस्त के साथ। उसका नाम मुझे नहीं याद है, पर उसकी दोस्ती ऐसी होती है कि वो दोनों शेयर मार्केट में लगाते हैं या फिर शेयर करते हैं, जैसे होता है ना, शेयर बाजार में लगाते हैं। तो उसका दोस्त तो है उत्थान कर गया, लेकिन वो अभी भी नीचे गिरा हुआ है या फिर अभी भी वो उसी से जूझ रहा है। उसका एक बेटा है जिसकी उम्र तो हो गई है 22-23 साल, पर फिर भी अभी वो बेरोजगार। एक बेटी है जो भागकर विवाह कर लेती है। भागकर विवाह मतलब कि उसको खुद ही नहीं समझ आता कि भागकर विवाह क्यों करती है, और उसका आगे कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखाता। वो लौट कर आती है जब अपने घर, तो एक चीज है कि जिसके साथ वो प्रेम विवाह भाग के करती है, तो कहता है कि पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या चीज है। और जब वो लड़की पूछती है कि क्या चीज है कुछ ऐसा जो तुम्हारे घर जैसा है। मतलब उस घर की पूरी समस्या। ठीक है, और जो एक छोटी बच्ची होती है, लगभग समझो 7वीं या 8वीं, शायद 9वीं पढ़ती है। ठीक है, तो लत लग जाती है गलत, मतलब बुरी संगत में पड़ जाती है, उसकी काम इच्छाएं थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी चीजें उसमें दिखती है। अब जो पुरुष है, एक तो पहली बात वो कमा नहीं रहा, दूसरा उसके शो खराब खराब। सोच के देखो, ये सारी चीजें समस्याएं हैं, ये कोई विसंगत बात नहीं, अतार्किक बात नहीं है। ऐसा घर में होना, ऐसा समाज में होना जायज सी बात है। इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि अतार्किकता आ गई या फिर कुछ और हो गया। 1900 शायद 60 वगैरह का नाटक है, तो ये उस समय की समस्या ही थी कि स्त्री अगर कमाने लगती है तो जो पुरुष होता है अपने आप को कमजोर समझने लगता है, और सेम दिक्कत होती है जो उसका पति होता है। तो ये चीज दिखती है। आप क्या बोलोगे? समस्या नाटक बोलोगे या विसंगत नाटक बोलोगे? सर इसमें भी तो विसंगत बोल सकते हैं नो। कैसे विसंगत बोलेंगे बताओ जरा। सर इसमें दिख रहा है कि काम भी वहाँ पर समस्या तो दिख रहा है सर कि समस्या है, लेकिन यहाँ पर विसंगत देख सकते हैं कि वहाँ पर जैसे कि काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये समस्या हो गया। लेकिन वहाँ पर देख रहे हैं कि जो पत्नी है भाग कर विवाह कर लेते थे, तो यहाँ पर सर तो समस्या तो नहीं विसंगत में हो सकता है। देखो, नाटक का नाम है आधे अधूरे। आधे अधूरे ऐसी चीज है, इसमें आगे कहानी में पढ़ोगे, लगभग 40-50 पेज की। आधे अधूरे एक ऐसी कहानी है जिसमें सामने वाला चाहता है किसी और के साथ होके पूरा हो जाए। सामने वाला चाहता है कि वो अधूरा को भी खत्म कर दे, लेकिन अंत में उसे समझ आता है कि जो आधा अधूरापन है ना, ये आधा अधूरापन कभी पूरा नहीं होगा। और मानव की जिंदगी में भी ऐसा है। आपके साथ ये समस्याएं शायद हुई नहीं है, इसलिए आप इसको विसंगत नाटक, जिसमें कोई ऐसी पौराणिक कथाएं नहीं है, ये सेम समस्या होती है। स्त्री पुरुष अभी वर्तमान समय में तलाक नहीं होते क्या?
या फिर वर्तमान समय में इंसान तो हो गया, पर क्या उसको महसूस नहीं होता कि जो चीज़ मैं ढूँढ रहा था, वो चीज़ वास्तव में पति में नहीं है। भले वो 10 साल बाद या फिर भले सोचो 22 साल का लड़का और फिर समझ आए, अलग होने की कामना। तो ये चीज़ होती है। वैसे प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ोगे, कहानी का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसकी स्त्री दूर जाना चाहती थी। मतलब होता है ना कि 1926 या 1930 में सेम चीज़ है कि अगर स्त्री पढ़ी है और पुरुष भी पढ़ा, तो दोनों में विवाद होगा। मतलब वैसा नहीं कह रहा, समझो विचारों के आधार पर। तो पुरुष जो है गुस्से में बोल देता है, मतलब प्रेमचंद की कहानी से गुस्से में बोल देता है कि तुम वहां से अ, ऐसा क्यों उठ गई। और स्त्री बोलती है कि तुम मैं कोई ऐसी स्त्री नहीं हूं जो तुम्हारी बातों को सहूं। फिर उसके बाद पुरुष क्रोध में निकल जाता है घर से और पुरुष वकील रहता है। टेक्स्ट क्या है कि एक गुंडे को उसने सजा दिलवाई होती है और गुंडा ताड़ में होता है। सेम चीज है कि ताड़ में रहते हैं गुंडे वगैरह, से छूट के आता है तो उसको मार देता है। और जो स्त्री होती है वो चाहती है कि मैं छोड़ के चला जाऊं या फिर मैं छोड़ के चली जाऊं। पढ़ी लिखी तो हूं ही मैं कमा लूंगी खा लूंगी, पर इस दयनीय स्थिति में तो मुझे नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन क्यों रुक जाती? क्योंकि उसके 2 बच्चे थे। और क्यों ये जो नायिका है आधे अधूरे में क्यों रुकती है? क्योंकि उसके 3। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या फिर बच्चे भी उसके नहीं सुनते, तो ऐसी चीजों का होना साफ साफ दिखता है कि इंसान अलग होने की कामना करता है। तो आपके हिसाब से परिवेश में तो ऐसी बात लगेगी कि विसंगत है, लेकिन एक सामाजिक परिवेश या आधुनिक युग की बात करो तो ये जटिल जीवन का एक लक्षण ही। ठीक है, जी सर। समझे? जी सर। तो मतलब ऐसा नहीं देखना कि आप केवल अपने आधार पर, जैसे हम जीएस कैंसर भी लिखेंगे ना, तो गरीबी की समस्या केवल हम गांव के आधार पर नहीं लिखेंगे, हम गरीबी की समस्या शहर के आधार पर भी लिखेंगे। तो सेम चीज है, जिस आधार पर चीजें हों या फिर जिस आधार पर नाट्य हो, तो लिखा जाना जरूरी है। हालांकि हम उसकी बात कर ही नहीं रहे थे, हम बात कर रहे थे नाटक की। नाटक में लौट के आओ, तो समस्या प्रधान नाटक हमको दिखे और दूसरा नाटक विसंगत नाटक लिखा। समझ गए ये दोनों नाटक? जी सर। हम थोड़ा आधार दूसरा लेके चल रहे थे, इसलिए थोड़ा गलती हो रहा था लगता है सर। हाँ, देखो, अब देखो जो समाज होता है, जैसे क्या होगा कि मान लो आप अज्ञेय हो, ठीक है। अब अज्ञेय हो और आपको शौक है पाश्चात्य नाटक पढ़ने का, या फिर आप ईला चंद जोशी हो और आपको आ, मजा आता है विदेशी नाटक पढ़ने का। अंग्रेजी आपने सीख रखी है और विदेशी नाटक पढ़ रहे हो। तो अब बताओ आपके उपन्यासों में कहानियों में विदेशी लक्षण आएंगे या नहीं आएंगे? आएँगे सर। आएंगे। तो अब सोच के देखो कि ये जो समस्या है, या फिर एब्सर्ड नाटक या फिर इसको विसंगत नाटक बोलेंगे, ये द्वितीय विश्व युद्ध से आया या अपनी पाश्चात्य सभ्यता से आया। तो अब एक तरफ तो हमारा चल रहा है कि हम पौराणिक कथाओं से चाहेंगे कि समाज का उत्थान हो जाए, हम आपकी ही बिल्कुल ग्लानि दिखा देंगे भारत दुर्दशा में कि भारत का इतना बुरा हाल हमारे ही कारण, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम सोचेंगे कि भरतेंद्र को तो हमने पढ़ लिया, हमने रामलीला तो लिख ली, हमने आनंद रघुनंदन तो लिख लिया, भारत दुर्दशा तो लिख लिया, ये वगैरह तो लिख लिया। लेकिन जरा थोड़ा देखें पाश्चात्य नाटक में ऐसी कौन सी चीज है जो रोमियो जूलियट को, हालांकि रोमियो जूलियट उपन्यास मैं बता रहा हूँ समझना, कौन सी चीज है जो इसको इतना फेमस बना दे रही है? तो जो विसंगतता है, या फिर ये देखो जो उत्थान होता है, या फिर स्त्रियों की शिक्षा की बात हो, या फिर वो अलग से आने का प्रयास करती है, तो पाश्चात्य में थोड़ा ज्यादा जल्दी दिखता है। और हम देखा सीखी हालांकि नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये मौलिकता भी उसमें लाते हैं। लेकिन फिर भी आप सोचो, नई कहानियों में या फिर उपन्यास में या फिर नाटक में आपको कहानी का नयापन, नाटक का नयापन, या फिर त्रासद भरी कहानियां, त्रासदी का मैंने ऑडियो डाला है आज, सुनना उसको। ये त्रासदी आई कहाँ से? हम तो केवल सुख सुख की बात करते हैं, हमारे अगर चोट भी लग जाए
तो हम तो ऐसी बात करते हैं कि दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। तो हमारी कहानियों में ये ऐसी चीज आई कहाँ से कि नदी का भाव, पीड़ा का भाव, मानव के कष्ट, मानव रिश्तों का टूटना हम तो सहन करने वाले हैं ना। हम तो सह लेंगे, पति अगर मार रहा है, ये कर सह लेंगे, लेकिन हमारी कहानियों में और हमारे समाज में ऐसी चीजें नहीं है। लेकिन जब आप सामने वाले समाज को पढ़ते हो, आप बहुत सी ऐसी चीजें देखोगे कि विदेशी कहानियों में अ, जैसे लियो टॉल्स्टॉय की एक कहानी, कहानी नहीं, उपन्यास, वॉर एंड पीस, एंड पीस देख लो, या फिर अन्ना कोरेनिना देख लो। सारी चीजें आपको दिखेंगी कि वो लक्षण जो पीछे चल रहे थे, चाहे उसको विसंगति हम हिंदी में बोले, चाहे एब्सर्ड हम अंग्रेजी में बोले, अब वो आने लगेगा। हम पुरानी चीजों को, समस्या नाटक, हमारी समस्याएं अब 1947 हो गया, आजाद हो गए हम। अब जरूरत नहीं है कि हर जगह हम समस्या दिखाएं। अब जो क्या बोलते हैं उसको, अ, समाज की समस्या से बड़ी मानव की समस्या हो गई। तो जब मानव की समस्या हो गई, तो पहले हिंदी में भुवनेश्वर एक रचनाकार मिलते हैं। भुवनेश्वर का नाम शायद आपने सुना होगा। तो भुवनेश्वर ने उससे मिलते जुलते नाटक लिखना शुरू किया। और उस नाटकों में क्या विशेषता रही? विश्व, मानव की पीड़ा को दिखाना, भय और निराशा को दिखाना, टूटते मानवीय रिश्तों का अनुभव कराना। तांबे और कीड़े जैसे नाटकों में भुवनेश्वर ने ऐसी चीज अ, व्यक्त की। अब ये नाटक नायक विहीन हो गया, मंच पर केवल एक ही पात्र हो। जैसे समझो, सोच लेकिन के सर देखो, जैसे आपने मुझे, हाँ जैसे सर आपने बता रहे थे, तो बोलो। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक में भी दिखता है, ऐसे जितने ज्यादातर नाटक में दिखता है। और बोल रहे हैं कि वो मौक के आधार पर सिर्फ बोलते नहीं, वो नाटक दिखता, ये भी दिखता है सर। यहाँ पर वहां तक विकसित हो गया है नाटक उस लेवल पे। हाँ, आपको लगता है कि मतलब भरतेंद्र के नाटक में, आप सोच के देखो, मानवीय पीड़ा है? मानवीय पीड़ा की बजाय उसको मैं सामाजिक पीड़ा मानूंगा। भारत की दुर्दशा होना, या फिर अंधेर नगरी, चौपट राजा, कवि वचन सुधा, या फिर और भी जितने भी नाटक हैं, उन नाटकों में ज्यादा समस्या प्रधान है या विसंगति कहाँ, अतार्किकता कहाँ पे दिखी? क्या भरतेंद्र का ये कहना कि तुम सिर्फ अपने से ना सीखो, तुम किससे सीखो? तुम समाज से सीखो। और उस समाज में जो सारी चीजें हैं, क्या बोलते हैं, कि समाज में जितनी भी संगतियां हैं, चाहे मानव के रिश्तों का टूटना हो, या फिर भय हो, पीड़ा हो, मानवतावादी हो, अब सारी चीजें तो बेहतर हो गई, लेकिन क्या तुमने आजादी मानव को दिला पाई? और उस मानव में क्या तुमने स्त्रियों को आजादी दिला पाई? तो वो चीजें नहीं दिखती हैं। तो एक विशेष पार्ट यही बना, और यह नाटक बहस नहीं करता कि, बल्कि स्थितियों को प्रस्तुत करता है। जैसे भारत दुर्दशा देखो, संवाद है, और संवाद गहरे स्तर पर है। जहां पे क्या है कि आप देखोगे, समझा रहे हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, लेकिन आप थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, मोहन राकेश का नाटक ले लो, या फिर भुवनेश्वर का नाटक, संवाद उतना गहरा नहीं है, ये पीड़ाओं को सहेगा। फिर आप त्याग पत्र को अगर सा, मतलब एक सेकेंड के लिए नाटक की श्रेणी में रखो, ठीक है, पत्र की जो नायिका है ना, वो पूरा कोई विरोध ही नहीं करती। अगर उसको तुम वैश्या बना दो, तो वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार। अगर तुम उसको प्रेम से दूर कर दो, भाव से दूर कर दो, तो भी अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार। उसका ये कहना है, अगर मेरे कुर्बान होने से, मेरे त्याग से आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होती है, तो मैं अपना बलिदान देने के लिए इच्छुक हूँ, या फिर बलिदान देने के लिए समर्थ हूं, या फिर मैं बलिदान दे सकता हूं। तो सोच के देखो, यही चीज होती है विसंगतियां, अतार्किकता। कोई भी मनुष्य अपने आप को कैसे नष्ट कर सकता है, सोच के देखो। या फिर अपने आप सोच के देखो, मैं अगर आप पे बिल्कुल बोझ डाल दूं कि नहीं, बस तुम यही करोगे, मैं आपको पिंजरे में कैद कर दूं, तो ये अतार्किकता है, समाज की अतार्किकता है, जिसने बोला कि तुम अगर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओ तो गलत,
और मैं अगर जाऊं तो ये जरूरत होती है समाज की, कि लोगों के साथ उठना बैठना होता है। ठीक है, ये चीजें समझ है। परिवारों का टूटना या फिर मानवीय रिश्तों का टूटना, तो इसमें सबसे पहले आपको दिखेगा क्या, स्त्री पुरुष टूटना तो ठीक है चलो, लेकिन इसके अलावा किसका टूटना हुआ, माता और पिता के साथ जो आपका संबंध था वो टूटने लगता है। और भुवनेश्वर की नाटकों में आपको दिखेगा, जैसे विपिन कुमार अग्रवाल है, तीन अपाहिज, अपाहिज जो नाटक है, शायद मुझे लग रहा है कि वो अपाहिज भाव से नहीं है, वो अपाहिज विचारों से है, या फिर खोए हुए की तलाश। और क्या खोया हुआ होगा, कोई बात नहीं खोई हुई होगी, वो मनुष्य स्वयं अपने आप में खोया हुआ होगा, वो अपने आप को खोज नहीं पा रहा होगा। तो नाटक के आधार ये बनते हैं। और आ, इसमें तीन अपाहिज में तीन पात्र हैं, कल्लू खल्लू गल्लू। इन तीनों के छोटे छोटे वाक्यों के वार्तालाप में एक रिक्तता, खीज, बेचैनी व प्रतीक्षा का आभास है। और वही चीज अपाहिज किस चीज का प्रतीक है, समझ रहे हो, अपाहिज प्रतीक है एक टूटे हुएपन का, या फिर एक बिखरने का, खींच का, उसी बेचैनी का। तो ये सारी चीजें हमको आपके नाटकों में दिखती है। ठीक है, तो नाटक के प्रकार देख लिए, हम ने नाटक के तत्वों को समझ लिया, नायक कैसे प्रासंगिक होता है, कथा वस्तु कैसे होती है। अब हम थोड़ा आगे आते हैं। ठीक है, अब नाटक के लिए सबसे जो जरूरी चीज है, क्या जरूरी चीज है बताओ जरा। सर इसमें थोड़ा उसकी भाषा जरूरी होगी कि वो सर उनकी इसमें नहीं सोच पा रहा हूँ आगे क्या हो सकता। ये बताओ, अभी आपने पहली लाइन बोली थी जब शुरू हुआ था, कि नाटक अगर आपको खेलना हो तो आप एक्शन के माध्यम से भी खेल सकते हो, बोला जी था। सर। तो मतलब संवाद उतना जरूरी नहीं होगा, है कि नहीं। जी अगर मिस्टर बीन, मान लो मिस्टर बीन को मैं नाटक बोल दूं, हालांकि है या नहीं है वो बात की बात, मैं अगर मिस्टर बीन को नाटक बोल दूं, एक्शन के माध्यम से हो रहा है, कृत्य कृत्य प्रधान नाटक बन सकता। तो आप सोचो सबसे जो जरूरी चीज होगी नाटकों में, वो होगी कि ये एक दृश्य काव्य है, मतलब देखना इसे जरूरी होगा। जब देखना जरूरी होगा तो रंगमंच की आवश्यकता होगी। अब रंगमंच की विकास यात्रा सोच लो, तो सबसे पहले जो नाटक रचे जाते थे वो क्या बोलते हैं, सेन युग में आप आ जाओ, या फिर पारसी थिएटर में, हम भरतेन युग का देखो क्या लिखा है। भरतेन युग में व्यापक पैमाने पर न सिर्फ नाट्य लेखन हुआ, बल्कि उनके मंचन के लिए भी प्रेरणा मिली। एक बात मैंने आपको बताई थी कल, कि जब मोहन राकेश की बात आती है, और भरतेन युग और मोहन राकेश लगभग 70 साल का गैप है, ठीक है। तो जब मोहन राकेश की बात आती है तो वो बोलते हैं कि आप किसके साथ बैठो, आप जो है ना निर्देशक और अभिनेता, दोनों के साथ आप बैठो। जब दोनों के साथ आप बैठोगे तो एक बढ़िया नाटक, या फिर बनी बढ़िया नाटक प्रस्तुत कर सकते हो। और नाटक का कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा कि वो उसको लिख दे, बात खत्म हो जाए। लेकिन एक विवाद की बात आती है, हर नाटक में सबसे जरूरी बात है रंगमंचीयता। लेकिन प्रसाद और प्रसाद की रंगमंचीयता ये अलग स्टेप पड़ जाती है। अब प्रसाद ऐसा क्यों करते हैं, उनकी विचारधारा ही है, उनका मानना है कि नहीं, जो भी है सब सही है, मैं नाटक ऐसे लिखूंगा कि वो मेरे द्वारा लिखा गया सर्वश्रेष्ठ नाटक हो। अब रंगमंच उसको दिखा पाए ना दिखा पाए, अभिनेता उसको खेल पाए ना खेल पाए, मेरी दिक्कत नहीं है। उनका मानना था नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, ना कि रंगमंच के लिए नाटक। और सेम उल्टी बात राकेश की यहाँ मिलती है, जहां रंगमंच को के लिए नाटक होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास तीन समान है ना, बताओ क्या क्या है, नायक कैसे है, नायिका कैसी है, कैरेक्टर है, मैं लिख देता हूँ भाई नायक। अगर आपके पास कैरेक्टर की कमी है ना, तो मैं उसको बना देता हूँ। आधे अधूरे में क्या है, पांच चार कैरेक्टर हैं, पर कपड़े बदल के वो काम चला दे रहे हैं, कि हाँ कपड़े बदलने से कैरेक्टर बदल गया। तो ये प्रसाद की हमें दिखती है रंगमंची विशेषता, कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, ना कि रंगमंच के लिए ना। अब सोच के देखो, युद्ध को दिखाना होगा तो क्या आसान होगा, घोड़ा चाहिए, या फिर कम से कम दो तीन तो चाहिए ना, या फिर
नृत्य को दिखाना हुआ, देश काल का विस्तार हुआ, और सबसे बड़ी बात, 33 अंक, 39 दिखाने होंगे, तो कितनी बड़ी बात है। एक तो रचना रचने वाले के लिए बड़ी बात है कि उस चीज की पहले उसको रिहर्सल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर रंगमंच में प्रस्तुत करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो दर्शक है, क्या उसको वो एक फ्लो में देख पाएगा? क्या उसकी इतनी सहन शक्ति है कि 8-8 घंटे का एक नाटक वो देख पाए? तो दिक्कतें हमें समझ आती। हालांकि जो भरतेन मंडल है, इसकी बात हम थोड़ा भारत दुर्दशा में भी कर लेंगे। भरतेन मंडल ने काफी नाटक खेले हैं, मतलब हिंदी रंगमंच का विकास, बलिया नाट्य समाज की भूमिका ऐतिहासिक मानी जाती है। एक विक्रम परिषद था, अभी करके एक पुणे में विश्वविद्यालय है जहाँ पे नाटक खेले जाते हैं। और जो फेमस नाटककार हैं उनके अपने अपने हैं। एक इप्टा है, मतलब इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। कभी कभी यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि उसके बारे में बताओ, कड़ नाटकों की क्या विशेषता है, वो सब यूपीएससी पूछ सकता है। तो इसके बारे में मैं प्रश्न ही दे दूंगा, तो उन्हीं से समझ लेंगे। आएगा कभी नहीं, और ना ही कभी आया, लेकिन अगर आ सकता है तो हम उसके बारे में तैयार। क्या ही होगा ज्यादा, सोच के देखो। तो नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक मतलब कोई गली है छोटी सी, जैसे तमाशा फिल्म देखी है आपने? हाँ सर देखिए। तो तमाशा फिल्म में जब लास्ट होता है तो उसमें जो गायक होता है, या फिर उसमें जो हीरो होता है, तो नाटक के जो बोल होते हैं या फिर नाटक का जो आधार होता है वो बताता है। और सामने वाले जो कैरेक्टर होते हैं या फिर उनको नायक नायिका बोलो, तो उसको रिएक्ट करते हैं। वो बाचिल अभिनय नहीं है, सिर्फ उनका आंगिक अभिनय है। तो नुक्कड़ नाटकों की प्रासंगिकता होती है कि एक जो होगा डिफाइन करेगा कि क्या हो रहा है, और दूसरा उसको अंगों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करेगा। तो आप उसको आसानी से बता सकते हो कि समाज में ऐसी परंपराएं चली आती हैं, या फिर करना एक ग्राम समाज के लिए या फिर कस्बे के लिए एक क्या बोलते हैं, भीड़ भरी दुनिया में या भाग दौड़ भरी जिंदगी में कैसे जरूरी हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, दरअसल नुक्कड़ मंच समसामयिकता व राजनीतिक समझदारी दायित्व की बात को उठाता है। सोच के देखो, मान लो एक स्थिति चल रही है कि लोग घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, सुबह उठे, रात को सो गए, उठे, रात को सो गए। ना तो उनको कुछ अपना उद्देश्य समझ आ रहा है, ना तो ज्यादा रुपए कमा पा रहे हैं, ना तो कोई बड़ा टारगेट ही समझ आ रहा है। तो इस चीज को बताने के लिए जो सबसे प्रासंगिक होगा, नुक्कड़ नाटक होगा, जो आधे घंटे, 40 मिनट या फिर 50 मिनट में उस चीज को दिखा दे। और मोस्टली इसको, हालांकि इसमें लिखा नहीं है, तो आप अगर एकांकी बोलना चाहो, एकांकी मतलब एक अंक को दिखा के वो सारी सर समस्या मान लो हाँ। सर ये वर्तमान में भी देख सकते हैं कि जो मजदूर होते हैं तो वो तो ऐसे ही है कि आज काम मिला, कल मिला, नहीं मिला, सोते, कल गए काम पे फिर आ गए। वैसे ही है, आपने जैसे बताया आधा घंटा हाँ काम ना, करके वो। ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं। हाँ, जैसे होता ना, एक बहुत ही बढ़िया लाइन है कि जो गरीब होता है ना तो मर ही पाता है अच्छे से, और ना ही जी ही पाता है अच्छे से। तो वो सारी चीजें, मान लो रैगिंग की समस्या है, कॉलेज विश्वविद्यालय में रैगिंग की समस्या, तो उस समस्या को नुक्कड़ नाटक अगर उठाएगा, तो सामने वाले ने देखा, उससे प्रभावित हो गया कि नहीं, मुझे रैगिंग नहीं करनी चाहिए, अगर रैगिंग करूंगा तो किसी को मानसिक आघात तक हो सकता है। तो ये सारी समस्याओं को नुक्कड़ नाटक दिखाता है। एक पंचायत वेब सीरीज आपने देखी होगी, तो वेब सीरीज में जितने भी कलाकार हैं, तो कहाँ से निकल के आते हैं? जो राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय है, वहीं से निकल के आते हैं। और निर्देशक हों, कलाकार हों, अभिनेता हों, या फिर जो स्पॉटलाइटर हों, बहुत सारी चीजें, तो उनके पास एक कला होती है। तो आप वो सब पढ़ लेना कि कितनी संस्थाएं हैं, और कुछ का जो निजी है, जैसे मानव कौल का एक अभी नाटक चल रहा था त्रासदी, और उसकी बुकिंग पुणे, दिल्ली वगैरह में थी। उनको खेलते हैं, मतलब नहीं है कि आपने नाटक खेला
वीडियो बनी, उसको पोस्ट कर दो। वो खेलते हैं, फिर दूसरे शहर में जाके उसको खेलते हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग मंच है। तो ये सारी बातें हुई नाटकों की। कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं, इसमें डाउट नहीं है सर, ये हो जाएगा। सर ये अगवाला है, यहाँ पर है नाटक और रंगमंच का अंतर संबंध, तो इसको भी कल कर लेंगे क्या अपने से, ये हो जाएगा। हाँ, कर सकते हो। जिस अब थोड़ा उपन्यास। हाँ, बोलो। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ये भी हो जाएगा। सर कुछ बोल रहे थे उपन्यास का कुछ। उपन्यास की बात आज करें या फिर कल करें? अब ज्यादा जरूरत तो नहीं लगती। कहानी का तो हमने पहले ही किया है। हम्म, कहानी इससे पहले भी हुआ था सर, वो सिक्कू सर कराए थे, तो उसमें दिक्कत नहीं है, थोड़ा पढ़ लेते हैं उसको भी, तो हो जाएगा। आप एक ऑडियो और डाला है यूट्यूब में, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। उसको समझना, वो थोड़ा और गहराई से है, मतलब वो लाइन टू लाइन है, तो उसको भी सुनना। और एक चीज और, कि अगर पूछा जाए कि रंगमंचीता के आधार पर मोहन राकेश बेहतर है या फिर जयशंकर बेहतर, तो किसको आप बेहतर मानता होगे? एक से मैं सोच रहा हूँ सर, मोहन राकेश और जयशंकर प्रसाद। सर यहाँ पर हाँ। मोहन राकेश को दिखा सकते हैं सर, लेकिन यहाँ पर रंगमंच के आधार पर सर क्यों? दो तरीका है सर। पहले तो जयशंकर को सर दिखाएंगे, तो ये दिखाएंगे पाश्चात्य संस्कृति के जो नाटक है, इनको लाने से नाटक में विरोध उद्भव हुआ। और यह भी दर्शा सकते हैं सर इसमें कि जो मोहरा केस में है सो जो घटना जो क्या कह से सर समस्या है, समस्या दिखाई दे रही है, जो वर्तमान में भी प्रासंगिक दिखा सकता है। अच्छा से नहीं डिफाइन कर पाया सर। देखो, सबसे बड़ी बात, बस विचारधारा समझो। जयशंकर का नाटक, हो सकता है मैं ज्यादा बोल जाऊं, जयशंकर प्रसाद का नाटक कभी भी रंगमंच के लिए था ही नहीं। अगर ऐसा समझना चाहो, मतलब आप बड़े बड़े अंक बना रहे हो, पहले रंगमंच को सीमित कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि रंगमंच को नाटक के हिसाब से होना चाहिए, ना कि नाटक को रंगमंच के हिसाब से। मतलब आप अगर सोचो, भूत प्रेतों की कहानी लेकर दिखाना मुश्किल हो जाएगा, या फिर आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें, तो उनके नाटक में आप जाओगे ना, तो थोड़ी आपको दिखेगी सीमाएं हैं। और हिंदी रंगमंच में जैसे देखो, अगर टेक्नोलॉजी ना आए या फिर तकनीकी के माध्यम से हम प्रयोग ना करें उस चीज का, तो वो कैसे होगा, या फिर उस चीज का विस्तार कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यानी ये सारी चीजें हमें समझ आती है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक उस आधार पर कमजोर है। अब बात करें अगर मोहन राकेश की, हालांकि जब हम आषाढ़ का एक दिन पढ़ेंगे तो बात फिर से करें, तो वहां पे आपको समझ आता है कि जो नाटक है ना, वो अब कोशिश कर रहे हैं कि नाटक को रंगमंच के हिसाब से होना चाहिए, वो ढालने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ साथ निर्देशक, और सोच के देखो, मान लो नया नाटक एक त्रासदी नाटक है, ठीक है। उसमें सिर्फ त्रासदी दिखानी है कि मनुष्य अपने आप में कैसे घुटता है। तो क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। मान लो एक छोटा सा कमरा, अंधेरे का कमरा चाहिए, और छोटी बहुत चीजें चाहिए, जिसमें कलाकार या फिर अभिनेता अभिनय करके सारी चीजें दिखा देगा, ठीक है। तो ये चीज होती है हमारा नाटक। या फिर अब इसका थोड़ा आप पढ़ लेना अपने से, बाकी और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। हम जब नाटकों की बात करेंगे तो हम देख लेंगे, जैसे एक सवाल करेंगे ही कि जयशंकर के नाटकों में क्या सीमाएं हैं, तो उसी समय हम कर लेंगे कि रंगमंचों की क्या सीमाएं होती हैं, ठीक है। जी सर।